आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 69 पीपीएससी में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए उनका सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे 13 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से उठा के पूछा गया है। तो इसके मैं लाइन टू लाइन दिखाऊंगा विथ प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ें कि हम 2 दिन में रिवीजन कर पाएँ, ठीक है, 2 डेज सॉरी। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसका सोर्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन वुड डिस्पैच के ऊपर 1854 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट रिकमेंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। दूसरा है इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट वुड डिस्पैच अगर पढ़ेंगे आप तो आपको दोनों पॉइंट मिलेगा। इंग्लिश मीडियम को हायर स्टडीज़ के लिए रिकमेंड किया गया था और फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी स्ट्रेस दिया गया था वो डिस्पैच में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों ऑप्शन हमारा सही है। अब हम बात करते हैं सोर्स की। तो आप कोई भी एडिशन ले लीजिए, जैसे मैंने एडिशन जो लिया है वो एडिशन 2020 वाला है, ठीक है। आप कोई भी एडिशन लीजिए, 19 का, 18 का, 21, 22, कोई भी एडिशन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधी चैप्टर देखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इस चैप्टर में देखेंगे आप वुड डिस्पैच नाम का एक पॉइंट दिया गया है। वुड डिस्पैच पढ़ेंगे तो इसमें 6 रिकमेंड दिए गए थे। इसमें से आप देखेंगे 3rd और 4th सीधी ये लाइन बोला इट रिकमेंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़ एंड वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल, ठीक है। उसके बाद 4th देखेंगे इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, एंड टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा गया। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम को पढ़ना कैसे है कि हम 2 दिन में आखिरी रिवीजन कर पाएँ। तो मैंने सीधी आप लोगों को हर बार बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, समरी प्लस अपेंडिसेस जो पीछे दिए गए हैं, ठीक है, इसी को रिवीजन करना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। लेकिन समरी कैसे पढ़ना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसी चैप्टर का डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर देखेंगे, ये इतना सा ही समरी दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें समझ में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 मैकॉले मिनट्स दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, ठीक है। यहाँ वुड डिस्पैच दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं समरी में उस पॉइंट को उठाइए। जैसे मैंने क्या किया, A4 शीट लिया है, अपने A4 शीट में जैसे समरी लिया उसको A4 शीट में अपने हिसाब से लिख लिया, जैसे वुड डिस्पैच है। तो वुड डिस्पैच में हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये कब आया था, ठीक है, ये कब की बात है, इसको रिकमेंड या जो भी है किसने प्रिपेयर किया था वुड डिस्पैच, इसके ऊपर बात कर लेंगे। इसके अंदर था क्या, इसके ऊपर बात कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, जैसे यहाँ पे मैंने बात किया कि इन 1854 चार्ल्स वुड प्रिपेयर अ डिस्पैच ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और ये पहला प्लान था किसके ऊपर, एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसमें था क्या उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़ एंड वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल, ठीक है। उसके बाद एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसने स्ट्रेस दिया था इस पे। उसके बाद 3rd पॉइंट जैसे यहाँ देखेंगे मैंने इसमें भी लिखा गया लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा दोनों पॉइंट भी मिल गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके छोटे छोटे पेज, जैसे कि मान लीजिए कि समरी उठाया, आपको ये 2 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बना लिया हम लोगों ने समरी का और इसी को रिवीजन करना है। जैसे आप देखेंगे ये चैप्टर नियरली 40 पेज का होगा, आपने 2 पेज में नोट्स बना लिया, आपको विदिन, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट। पहला, इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, इट केम टू बी नोन एज अ गेजिंग एक्ट, द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपेन, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है। इस एक्ट को लाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। इस एक्ट का निकनेम क्या था, गेजिंग एक्ट,
ठीक है। इसको जब बाद में भारी विरोध होने लगा तो लॉर्ड लिटन जब आए 1982 में 1882 में, तो लॉर्ड लिटन ने इसको हटा दिया, रिपील कर दिया, ठीक है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम में जब डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया गया है एक टॉपिक। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखेंगे तो उसमें सीधा सीधी बात करता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में एक और पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो प्रेस थे उनके ऊपर प्रोसीडिंग हुई थी, मतलब केसेस चले। इस पॉइंट को भी हम देख लेंगे, नोट कर लेंगे अपने जो भी समरी में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, किस लिए लाया गया था? बेटर कंट्रोल वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिव पनिश एंड रिप्रेस, ठीक है, इसके लिए प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका निकनेम क्या था? द गेजिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन के पत्रिका के ऊपर प्रोसीडिंग हुई थी? तो यहाँ से बात करेंगे सोम प्रकाश, भारत मिहिर, दक्कन प्रकाश और समाचार। इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये एक्ट आया तो रातों रात देखेंगे अमृता बाजार पत्रिका जो था ये रातों रात इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हो गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये शायद बंगाली मीडियम में था और रातों रात ये इंग्लिश मीडियम हो गया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में छपना शुरू हो गया था प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे समरी में देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 दिया गया। फीचर्स क्या था? टू डिज़ाइन कंट्रोल द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है। निकनेम क्या था? गेजिंग एक्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आपको ऐड करना है। ऐड क्या करना है? इस प्रेस एक्ट को किसने लाया? लॉर्ड लिटन, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बोला था कि कौन कौन से प्रेस को के ऊपर प्रोसीडिंग चली थी उसके नाम लिख लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर में। कौन कौन से थे? सोम प्रकाश, भारत मिहिर, दक्कन प्रकाश, समाचार सॉरी। उसके बाद इसको लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था 1882 में, ठीक है। दैट्स इट, ये पॉइंट ख़त्म। हमारा नोट्स भी बन गया समरी का और ये मेंस के लिए भी तैयार हो गया, प्री के लिए भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको सूझबूझ की बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे यूपीएससी स्टैंडर्ड के ऊपर सेट करता है। 2 स्टेटमेंट आपको सीधा सीधी देखेंगे स्पेक्ट्रम में दिख जाएगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट के लिए आपको थिंकिंग बेस मतलब अपने सोच के हिसाब से करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे लॉर्ड मायोस रेजोल्यूशन में, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटिंग सेंटर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, ठीक है। ये पहला स्टेप था सेंटर और प्रोविंशियल फाइनेंस का अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रू है। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर एम्पावर टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विस, ये भी सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने थे उनको एम्पावर किया गया था कुछ सर्विस में, वो खुद से अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट देखेंगे। ये आपके जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इसको इजीली आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे अपने सोच विचार से, ठीक है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, मतलब डिफरेंसेस, अंतर, ठीक है, असमानता, इम्पैरिटी का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो चला आ रहा था उसको एक चेंज था, ठीक है, कि सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को अलग किया गया पहली बार। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए कुछ सेक्टर में कि हाँ आप इसमें अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हाँ ये अटेम्प्ट किया गया था कुछ चेंजेस के लिए। तो ये भी हमारा आंसर सही हुआ, ठीक है। उसके बाद इट फॉलो ऑन एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस, तो ये भी कुछ हद तक था कि कुछ प्रोविंसेस के लिए सही थे, जो उनको एक्चुअल नीड्स थी उसके ऊपर फोकस किया गया था। अब इसके सोर्सेस देखते हैं। तो इसके सोर्सेस के लिए पूरे आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मतलब जब मायो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आप इसको कर पाएंगे। जैसे समरी आप पढ़ेंगे तो समरी से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए चैप्टर अगर 2 बार आपने पढ़ा है, एक बार नोवेल की तरह पढ़ा है, एक बार आपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए किया है, तो ये भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे
लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन के ऊपर बात किया गया है, 1970 में इनके द्वारा लाया गया था। और यहीं पे बात किया गया है, देखिए पुलिस, जेल, एडुकेशन, मेडिकल सर्विस और रोड, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, पहला स्टेप था, दिए गए थे एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मायो रेजोल्यूशन आप पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए, ये कौन से चैप्टर में था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन 2020 वाला है तो पेज नंबर 548 खोल लीजिए, उसी में मायो रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछा गया 1957 के रिवोल्ट के फेलियर के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप अगर समरी भी पढ़ें या चैप्टर पढ़ें, सिर्फ पॉइंट भी पढ़ लें तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं। इवन आपने जब चैप्टर के नाम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे भी ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ था, इसके क्या कारण थे? सबसे पहला कारण मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के पास ना काफ़ी अच्छे हथियार थे, तो वो काफ़ी सुपीरियर थे हमारे इंडियन हथियार से, तो यहाँ पे हम फेल हो गए थे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, जितने भी इंडियन रिबेल थे जो लड़ रहे थे ये रिवोल्ट के लिए, उनका अलग अलग, सभी के अलग अलग पर्पस थे, सबके अलग अलग आइडियोलॉजी थे, कोई भी एकजुट नहीं था, यूनिफाइड नहीं था, ये भी सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद देखेंगे ना कि कुछ लोग जो थे, कुछ सोसाइटी जो था ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ सोसाइटी लड़ रहे थे ब्रिटिश से, तो यहाँ भी ये भी पॉइंट देखेंगे। लैक सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था फेल होने का। तो ये तीनों मुद्दे थे, तो ये हमारे आंसर यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबव हो गया, ठीक है। इसको भी देखेंगे, मैंने अभी बात किया कि आप समरी पढ़ें, चाहे चैप्टर से पढ़ें, चाहे आप इवन चैप्टर के नाम भी पढ़ा होगा ना तो वहाँ पे भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, क्रूशियल सपोर्ट ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ द इंडियन पब्लिक टू ब्रिटिश अथॉरिटी, lack of resources as compared to those of the British, lack of coordination and central leadership, ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप की बहुत कमी थी। उसके बाद लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवोल्ट के फेल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट ही पढ़ लीजिए। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज ऑप्शन, ऑल क्लास डिड नॉट ज्वाइन, ये भी ऑप्शन में था। पुअर आर्म एंड इक्विपमेंट, जो हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपने पॉइंट पढ़ा है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसमें 4 इवेंट्स दिए गए हैं और इन 4 इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल डेट के हिसाब से सजाना है। तो स्पेक्ट्रम अगर पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर में ये सब मेंशन है, ठीक है। तो ये भी स्पेक्ट्रम के सोर्स ही है इसके। सबसे पहले होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मॉर्लो रिफॉर्म। अगर आपको 2-3 भी पता होंगे तो आप ये इजीली कर ले जाएंगे क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे मिंटो मॉर्लो रिफॉर्म ये कब आया था, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अगर पढ़ेंगे, GOI 1909, इसी को हम मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कब आया, 1909। उसके बाद सूरत स्प्लिट कब हुआ था, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, कोई ना। तो ये जब सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में हुआ था। तो अब हमको क्या करना, 2 पॉइंट हमें मिल गया, 2 हमारा देखेंगे 4 से पहले आएगा। तो कहाँ 2 पहले है 4 से, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखेंगे नहीं है, 4 पहले है, तो ये हमारा पहले एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको अगर पता होगा कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, और गांधी जी आए कब थे इंडिया, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी आए थे और उसके बाद से गांधी फेज शुरू होता है। तो इतना हमको आइडिया अगर रहेगा तो 1915 के बाद ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, यानी हमें क्या पता चला, 2, 4 उसके बाद ही 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमें सीरीज ढूंढना है कि 2, 4, 3 कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 3 बीच में 4 से पहले, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ये देखेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, बी, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप देख लीजिए, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म
1909 में हुआ था, होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लॉर्ड लिटन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में पूछा गया कि लॉर्ड लिटन किससे एसोसिएट नहीं थे। पहला है स्ट्रेचे कमीशन, दूसरा है आर्म्स एक्ट, तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, चौथा है इल्बर्ट बिल। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से थे, ये हमारा इस साल के ही क्वेश्चन में पूछ दिया, तो ये ऑप्शन तो हमारा है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। स्ट्रेचे कमीशन ये जो था ये भी लॉर्ड लिटन ने ही बनाया। हुआ क्या था, स्ट्रेचे कमीशन बनाने का पर्पस क्या था, 1876 के आसपास फेमाइन आया था, तो फेमाइन के लिए स्ट्रेचे कमीशन बना था, तो ये भी लॉर्ड लिटन के ही मतलब कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद आर्म्स एक्ट, ये भी आप देखेंगे लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1878 में। लॉर्ड लिटन के अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कब चला था, 1876 से लेके 1880 तक। ठीक है, हाँ शायद यही, हाँ यही है, देखिए। ठीक है, तो ये अगर अपेंडिसेस अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सीधा सीधी ये दिखेगा उनके कार्यकाल के ऊपर, जो कार्य मतलब जो हुआ था उसके ऊपर देखेंगे 5.6 पॉइंट है, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इल्बर्ट बिल इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। इल्बर्ट बिल कब आया था, ये इल्बर्ट बिल आई थिंक 1884 में आया था। ठीक है, और ये बिल था किस पे, ये बिल था इंडियन जजेस के ऊपर था। ठीक है, कि इंडियन जजेस जो भी हैं वो भी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यूरोपियन थे उनको प्रोसीडिंग ले सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग ले सकते हैं। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, जितने भी यूरोपियन थे उनके तरफ से काफ़ी विरोध हुआ था इस बिल का। ठीक है, तो ये 1984 या 83 में था, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इंडियन जजेस के ऊपर था इल्बर्ट बिल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं विच ट्रीटी साइन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर आप जब भी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में तो उसमें भी दिया गया है ये चीज़। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। यहाँ देख लीजिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो नवाबों के तरह दो नवाब से साइन हुआ था, इंग्लिश ने किया था। दो नवाबों से ट्रीटी हुई थी रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। पहला नवाब सिराजुद्दौला, उसके बाद शाह आलम II से। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। ठीक है, उनके फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के ऊपर बात है कि महात्मा गांधी ने कब किया था, इसे एज ए वेपन यूज़ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, हुआ क्या था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जैसे वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था, मिल के जो ओनर थे उन्होंने क्या इंसेंटिव देने से मना कर दिया था, और वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने 50 पैसे की डिमांड की थी कि हमारा जो है कि फूड इन्फ्लेशन आया है उसको मैनेज कर पाएँ, उसके लिए 50 पैसे हाइक के लिए बात किया था। तो इसके लिए महात्मा गांधी वहाँ पहली बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। ठीक है, और ये आप अगर चैप्टर में जाएंगे इमरजेंसी ऑफ गांधी पढ़ेंगे तो जब उसी चैप्टर में देखेंगे सीधा सीधी पॉइंट ही अब लिखा गया है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी दिया गया है समरी में, तो समरी में बस आपको ऐड कर लेना है कि डिस्प्यूट क्या थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का डिस्प्यूट क्या था। ठीक है, और इसका क्या सोल्यूशन हुआ था, ये बस आपको ऐड कर लेना और कब हुआ था। ठीक है, तो डिस्प्यूट किस लिए हुआ था, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंसेंटिव के लिए डिस्प्यूट था। लोग यहाँ के इंडियन पीपल थे वो 50 पैसे की डिमांड कर रहे थे हाइक होने के लिए, सैलरी के लिए, और मिल जो थी इंसेंटिव देने से मना कर रही थी, क्योंकि उस समय वॉर भी हुआ था, लॉसेस भी काफ़ी हुए थे इस वजह से। ठीक है, उनके भी लॉस हुए थे और फूड इन्फ्लेशन आने की वजह से वहाँ वर्कर काम करने से भी उनके मतलब रोजगार जितने मतलब डेली लाइफ के लिए इजी नहीं था। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन आ गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट 1 में देखेंगे 3 नाम दिया, 3 सोसाइटीज़ मतलब 3 सभा था,
उसके नाम दिए गए हैं और यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड इनको यहाँ पे वो देखना है, मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, दूसरा है तत्वबोधिनी सभा, तीसरा है आत्मीय सभा। ठीक है, तो आत्मीय सभा ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे C3 कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे C3 है, यहाँ पे देखेंगे C3, यहाँ पे भी C3, यहाँ पे चारों ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का एक बार देवनाथ टैगोर जो थे प्रेसिडेंट बने थे, तो ये इनसे रिलेटेड है। तो B हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो B1 यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे B4 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे B4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे B2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हमें ढूंढना नहीं पड़ा, इसका ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल गया, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका अगर ऑप्शन मतलब अगर हम देखें सोर्स, तो आप रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड लीडर्स पढ़ेंगे चैप्टर स्पेक्ट्रम का, तो उसमें ना अलग अलग पर्सनालिटी का और उनके जो भी समाज से जुड़े थे उनके ऊपर वहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में बात किया गया है, राजा राम मोहन राय और ब्रह्मो समाज। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मो समाज का कब सेटअप किया था, 1814 में। ठीक है, सॉरी आत्मीय सभा, ये क्वेश्चन आत्मीय सभा से था, तो यहाँ सीधा सीधी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देवनाथ टैगोर के बारे में बात करें और ब्रह्मो समाज के बारे में बात करें, तो उसी में दिया गया कि एक बार टैगोर जो थे तत्वबोधिनी सभा का हेड बने थे। कब बने थे, सॉरी यहाँ डेट नहीं दिया गया, आई थिंक ये 1842 में शायद बने थे कि पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन इसका फाउंड मतलब दिया गया कि कब इसको फाउंड किया गया था, 1839 में। ठीक है, उसके बाद यहीं पे दिया गया सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसको भी दिया गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने मतलब बनाया था। अब इसकी बात करें समरी के ऊपर, तो समरी में देखेंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय और ब्रह्मो समाज के ऊपर दिया गया है, फिर देवनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा दिया गया है, फिर उसके नीचे ही दिया गया है केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दिया गया है, फिर उसके बाद ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे कोई नाम नहीं। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधी राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज, ये पॉइंट हुआ, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपना A4 शीट लेना है, छोटा सा नोट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे राजा राम मोहन ने मोनोथेसिस पे एक बुक लिखी थी। ठीक है, 1809 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेटअप किया था आत्मीय सभा को, और आत्मीय सभा का सेटअप करने का क्या पर्पस था, प्रोपोगेट मोनोथेसिस आइडिया। ठीक है, ये उनका पर्पस था। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया और ये रिवीजन के लिए हमारे लिए हो गया। वैसे ही देवनाथ टैगोर के बारे में और तत्वबोधिनी सभा के बारे में पढ़ लेंगे, तो छोटा छोटा सा नोट्स बना के रख लेंगे रिवीजन के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी सारे जितने मतलब समरी दिया गया मैंने ले लिया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे कहीं भी अंबाबाई को मेंशन नहीं किया गया स्पेक्ट्रम में, मैंने पूरे वर्ड बाई वर्ड ढूंढा है, अंबाबाई नहीं मिला। यही एक क्वेश्चन था जो स्पेक्ट्रम में नहीं है, इवन अंबाबाई नाम ही मेंशन नहीं किया गया स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी से पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है कर्नाटका। ठीक है, अंबाबाई अ वुमन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो कर्नाटका। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब 1946 में एटली की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन इंडिया के लिए भेजा था। तो उसमें 3 मेंबर थे, तो उसमें 3 मेंबर में कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे, और एक नाम क्या था, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, सॉरी, पैथिक लॉरेंस थे, इस स्टैनफोर्ड क्रिस्प, सॉरी ये नाम कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिस्प ये एक
आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टैनफोर्ड क्रिस्प मिशन भी आया था। कब आया था? 1942 में। ठीक है, तो ये भूलने वाला नाम नहीं था, सॉरी। तो ये जे एंड्रू ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर सी। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कैबिनेट मिशन, ये कौन से चैप्टर में था? पोस्ट वार नेशनल सिनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी बॉल थ्योरी। ये स्टेटमेंट किसने दिया गया था? कौन से लीडर के द्वारा दिया गया था? पहला है सी राजा गोपालचारी, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, आप जब स्पेक्ट्रम का इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक टॉपिक है वाज इट इज़ अ सेफ्टी बल्ब। ठीक है, तो इसके ऊपर छोटा सा थ्योरी दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वेयर पास फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से सेशन में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कराची सेशन 1931 में। वहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और वहीं से ना इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर भी वो बात की गई थी, रेजोल्यूशन पास किया गया था 1931 से ही। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का भी पहला ही वो रेजोल्यूशन था। ठीक है, तो इसको भी अगर पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें एक पॉइंट है कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दिया गया है 2 रेजोल्यूशन के ऊपर बात किया गया था। पहला फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और दूसरा किसके ऊपर? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। 2 चीज़ के ऊपर बात किया गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर, दूसरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, तो बस यही था। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है और कैसे उसका नोट्स बना लेना है कि हमें 2 दिन भी नहीं लगेंगे स्पेक्ट्रम को पूरा रिवीजन करने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस पे बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।